हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हीलियम एटम प्रॉब्लम बाय वेरिएशनल मेथड। हमने वेरिएशनल मेथड डिस्कस किया था, तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि हम एक ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं और जिसमें कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स होते हैं, फिर हम उनके लिए एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ट्रायल वेव फंक्शन होगा वो क्या लेके चलेंगे, 1/पाई z/a³ एक्सपोनेंशियल माइनस z r1 r2/a। ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएशनल मेथड का यूज़ करेंगे हाँ हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हीलियम एटम क्या होता है, एक ऐसा एटम जिसमें एक न्यूक्लियस हो और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हो। ठीक है, जिन 2 इलेक्ट्रॉन जिनका चार्ज ई हो। इफ़ वी कंसिडर न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस को रेस्ट में कंसिडर करते हैं, यानी कि हमारा न्यूक्लियस है वो रेस्ट में है, तो उसका हैमिल्टोनियन कैसे लिखा जाएगा, -h²/2m del1 प्लस del2 माइनस ZE²/r1 माइनस ZE²/r2 प्लस E²/r12। हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन का मतलब ही क्या होता है, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम के इक्वल होती है टोटल एनर्जी। यहाँ पे हम हीलियम एटम को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए z की वैल्यू 2 है, तो नेक्स्ट टर्म में हमने z की जगह पे 2 रख दिया। ये हमारे पास हीलियम एटम का न्यूक्लियस, यहाँ से हम हमारे हीलियम एटम के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन ये होगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस के बीच में, वो हमने r1 कंसिडर कर लिया, और सेकंड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा r2, और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन का, वो होगा r12। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि हैमिल्टोनियन सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये आगे वाली टर्म तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वाली टर्म है, और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -ZE²/r1, ये होगा हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, माइनस ZE²/r2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस E²/r12। ये हमारे पास इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो वाली टर्म है। इस वाली टर्म में ये जो del1 और del2 हैं, ये लैप्लेशियन ऑपरेटर्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो कि r1 और r2 डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से। ठीक है, और r12 है वो r2 माइनस r1, यानी इन दोनों का सम के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, जो कि सिंपली कह सकते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस है। अगर इस हैमिल्टोनियन वाली टर्म में हम इस इंटरेक्शन वाली टर्म को ना लें, इंटरेक्शन एनर्जी को कंसिडर ना करें, तो हमारे पास ये सिंपली हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम बन जाएगी, जिसमें 2 नॉर्मलाइज हाइड्रोजन एटम्स को प्रोडक्ट होगी, हीलियम एटम उसकी तरह एक्ट करेगा। इसी बात को हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है कि if interaction energy E²/r12 is not present between 2 electrons, then ground state eigenfunction of helium atom would be product of 2 normalized hydrogen atom like wave function। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम के लिए हमने वेव फंक्शन को क्या पढ़ा था कि साई r1 r2 क्या कैसे लिखेंगे, साई 1/0 r1 और साई 2/0 r2, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया हमने। और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, z³/πa0³ e⁻⁻ z/a0, और मल्टीप्लिकेशन में है r1 प्लस r2। यहाँ पे जो साई 1/0 वाली टर्म है, जिसमें सिर्फ r1 वाली टर्म कंसिडर होगी एक्सपोनेंशियल के साथ, तो क्या टर्म आएगी हमारे पास, √z³ z/πa0³ e⁻⁻ z r1/a0, और साई 2 वाली में यहाँ पे r2 टर्म कंसिडर होगी, तो ये वैल्यू क्या आएगी, √z³/πa0³ e⁻⁻ z r2/a0, जहाँ पे a0 की वैल्यू क्या है, -h²/me²। अगर हम साई 1 और साई 2 इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके लिखें, तो हमारे पास यही टर्म आएगी। ठीक है, अब हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हैमिल्टोनियन होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी हैमिल्टोनियन की
वो क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच की यानी कि हैमिल्टोनियन की कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब जो ये हमारे पास इंटरेक्शन एनर्जी है ये भी पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है, हमने अभी डिस्कस किया था। लाइक Z1 पोटेंशियल वाली टर्म में ये होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और ये इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो वाली। ठीक है, अब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, वो कैसे दी जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, Z²E²/2a0, और पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, -2ZE²/a0। अब हीलियम एटम में हमने क्या बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे हम सिंपल ये E²/R12 यानी कि इंटरेक्शन एनर्जी वाली टर्म को कंसिडर ना करें तो ये सिंपली 2 हाइड्रोजन एटम्स की प्रोडक्ट के इक्वल बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ट्वाइस कर देंगे, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, 2Z²E²/2a0, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगी, Z²E²/a0। ये होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हम ट्वाइस कर देंगे, इसका 2 तो पहले ही था, यहाँ पे बीच में 2 इंटू में 2ZE²/a0, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, -4ZE²/a0। इसे हमने 5th इक्वेशन दे दिया और इसे 6th इक्वेशन दे दिया। अब हम 5th और 6th इन दोनों इक्वेशंस को 4th इक्वेशन यानी कि ये वाली इक्वेशन इसमें यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, Z²E²/a0 -4ZE²/a0 प्लस में जो इंटरेक्शन एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी वो। अब हम इसके लिए सोल्व करेंगे, यानी कि इंटरेक्शन एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकाल लेंगे हम। ठीक है, उसे देखिए कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम साई जो हमने वेव फंक्शन लिया था वो, और बीच में E²/R12 और फिर साई आइगन कैट्स के अंदर हमने इसमें लिख दिया, तो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन यानी 2 साई हैं, तो इसलिए साई स्टार R12 और E²/R12 और साई R1R2 और DR1 और DR2। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम। साई को हमने ओपन कर दिया, साई को हमने यहाँ लेके चले थे, साई क्या था R1R2, इसको कैसे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी थी, Z³/πa0³ e⁻⁻z/a0 R1 + R2। अभी उसी टर्म को हम यहाँ साई की टर्म जगह पे रख देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, डबल इंटीग्रेशन Z³/πa0³ e⁻⁻z/a0 R1 + R2, और बीच में था हमारे पास E²/R12, और इस वाली जगह भी हम वही टर्म रख देंगे, तो Z³/πa0³ e⁻⁻z/a0 इंटू में R1 + R2 DR1 इंटू में DR2। यहाँ से हम Z³/πa0³ इसके स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं। बाहर कैसे लिखेंगे फिर, ये हमने यहाँ पे E² ये वाली टर्म भी बाहर निकाल ली, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या टर्म बची हमारे पास, 1/R12 e⁻²2z/a0 R1 + R2। इन दोनों टर्म्स को हमने एक टर्म में लिख दिया, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास e⁻⁻x एक टर्म है और मल्टीप्लिकेशन में e⁻⁻x दूसरी टर्म है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक्सपोनेंशियल पावर में एक्सपोनेंशियल है तो ऊपर वाली पावर्स को हम ऐडअप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो e⁻⁻x प्लस इंटू में -x, तो ये आएगा हमारे पास e⁻⁻x, यानी कि ऐडअप हो जाएगा तो ये आएगा e⁻⁻2x। इसी तरह हमने ये वाली हमारे पास e⁻⁻x यानी एक टर्म कंसीडर थी, ये हमारे पास दूसरी टर्म थी माइनस में ही, तो इन दोनों को ऐडअप कर दिया तो क्या आएगी e⁻⁻2z/a0 R1 + R2 DR1 और DR2। अब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 5/8 ZE²/a0। ठीक है, ये सिंपली वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू लर्न करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 5/8 ZE²/a0, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को हमने 8th इक्वेशन नेम दे दिया।
तो इस इक्वेशन को अब हम जो 7th इक्वेशन थी हमने हमारी उसमें यूज़ करेंगे। इस वाली में ये हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के पहले ही पुट कर दी थी, और ये पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। जो अभी हमने फाइंड की है उसे यहाँ पे पुट करेंगे। हमने 8th इक्वेशन को 7th इक्वेशन में यूज़ किया, तो हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए नॉट माइनस 4z ई स्क्वायर बाई ए नॉट प्लस 5/8z ई स्क्वायर बाई ए नॉट। इस इक्वेशन को हमने 9th इक्वेशन नेम दे दिया। अब हमें जो हमने ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली है हैमिल्टोनियन की, इसको मिनिमाइज़ भी करना पड़ता है, तो हम इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करने के लिए, तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, लाइक जैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं हम मैथ्स में उसकी तरह। ठीक है, तो इसको सिंपली डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z और इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास z वाली ई स्क्वायर बाई ए नॉट ये टर्म हमने अलग सेपरेट आउट कर दी, और z स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आएगा हमारे पास 2z, तो ये वाली टर्म यहाँ लिख दी। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट टर्म में 4 ई स्क्वायर बाई ए नॉट हमने सेपरेट कर दिया, और z का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे z के विद रिस्पेक्ट सी, तो हमारे पास 1 आएगी वैल्यू। तो प्लस में लास्ट वाली टर्म में भी हमारे पास z की जगह पे z को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी। तो ये बचे हमारे पास 5/8 ई स्क्वायर बाई ए नॉट, इसको हमें 0 के इक्वल इक्वेट करना है। इस पूरी टर्म से हम ई स्क्वायर बाई ए नॉट को बाहर सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या बचा है, 2z माइनस 4 प्लस 5/8 इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म तो उधर जाएगी तो ये भी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बची है, सिर्फ इसको हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे और z की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे 2z माइनस 4 प्लस 5/8 इक्वल टू 0, तो इधर से 2z को हम इसी तरफ रख लेंगे, बाकी टर्म्स को उस साइड पर ले जाएंगे, तो ये क्या आएगा 4 माइनस 5/8। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 8 32 माइनस 5 इज इक्वल टू 27/8। ठीक है, तो 2z की वैल्यू आ गई हमारे पास 27/8, तो सिंगल z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई था इधर तो नीचे आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो 27/16। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.68 या 69 के अराउंड समथिंग। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को जो हमारे लास्ट इक्वेशन निकाली थी जिसमें हमने सभी ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू पुट की थी हैमिल्टोनियन वाली, इस इक्वेशन में z की इस वैल्यू को 1.69 वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास लास्ट में जो सोल्व होकर टर्म आएगी वो क्या आएगी, -2.85 ई स्क्वायर बाई ए नॉट। परटर्बेशन थ्योरी की वजह से हेल्प से भी हम जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आई थी वो भी नियरली इक्वल थी। तो यही तक था आज का हमारा टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब